चलिए बच्चों आगे चलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ एक सवाल अपन और करते हैं, और इन सवालों के अंदर बड़ा मेन बात यही है कि है ना किस सिस्टम पर हमें टीएमएसी लगाना है, टीएमएसी की इक्वेशंस कैसे कैसे लिखनी है। तो चलिए सुनिए, हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास बड़ा फिक्स्ड वॉल, बड़ा फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो दीवार है बड़ा ये भी आपकी स्मूथ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है फर्श जो है ये भी स्मूथ है, कहीं किसी प्रकार का कोई रफनेस नहीं है। ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनके बीच की सरफेस भी, ये जो सरफेस है ये भी स्मूथ है। ये ब्लॉक ए है, इसका मास आपके पास कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक अपन ने इस तरह से रखा हुआ है और उसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज करोगे स्मॉल एम लगातार नीचे आएगा, कैपिटल एम लगातार आगे जाएगा। मेरा सवाल बड़ा ये कि फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी व्हेन ब्लॉक बी डिसेंड्स बाय डिस्टेंस h। ब्लॉक बी जब h डिस्टेंस नीचे आ जाएगी उस टाइम पर दोनों ब्लॉक्स की स्पीड कितनी होगी ये बताओ। बताएंगे बेटा? बिल्कुल बताएंगे। जब b वाला h डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो a वाला बेटा थोड़ी बहुत डिस्टेंस तो आगे चला जाएगा, उस टाइम पर दोनों के पास कितनी कितनी वेलोसिटी होगी ये हमारा सवाल है। तो बाद वाला जो डायग्राम है मैं एक बार बना लेता हूँ। ये बड़ा आपके फिक्स्ड सरफेस, ये आपके पास वर्टिकल वॉल, और दोनों अगर ये बड़ा आपका कैपिटल एम जो है वो यहाँ कहीं आ गया, और जो स्मॉल एम है वो लेट से बड़ा आपका यहाँ कहीं। जैसा कि स्मॉल एम के लिए बोला गया कि बेटा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से h डिस्टेंस नीचे आ गया, तो जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन थी वहां से वो h डिस्टेंस नीचे आ गया। लेट से बेटा इसके पास वेलोसिटी है v। ये अगर नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका जो कैपिटल एम है ये थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा, इसकी वेलोसिटी बेटा लेट से कम्स आउट टू बी v डैश। सबसे पहला काम तो ये कि मैं इस v और v डैश को रिलेट करूं। बड़ा इन दोनों का आप रिलेट कर सकते हो बाय वेज कांस्टेंट, मैं आपको पहले सिखा भी चुका हूं, सुनना। सबसे पहले ये कॉमन सरफेस बनाओ, बड़ा बना दी। इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचो, खींच दें। अब यहां पर दोनों की वेलोसिटी बताओ। इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ v डैश, और जो ऊपर से b ब्लॉक आ रहा है उसके पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ v। मैंने बताया है कि इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपके पास वापस से थीटा। हम कह सकते हैं कि v का कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू v डैश का साइन थीटा, और v डैश की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों, क्या वैल्यू आ गई है? v का कॉट थीटा। चलिए अच्छी बात है। उसके पास वेलोसिटी अगर v नीचे होगी तो इसके पास वेलोसिटी v कॉट थीटा ऐसे लेफ्ट में होगी। ठीक, अगली बात आराम से सुनना बेटा। इस b वाले ब्लॉक ने a वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगाया ऐसे, उस नॉर्मल का इस ब्लॉक ए पर वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ, नॉर्मल है इस तरफ। उसी नॉर्मल का वर्क डन, वही नॉर्मल बेटा बी वाले ब्लॉक पर ऐसे लगेगा, उसी नॉर्मल का वर्क डन बी वाले ब्लॉक पर नेगेटिव है क्योंकि नॉर्मल है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, दोनों बीच में एंगल कितना है? ऑब्ट्यूज है। नॉर्मल का नेट, भले ही नॉर्मल का वर्डन ए वाले ब्लॉक पर हो, भले ही नॉर्मल का वर्डन बी वाले ब्लॉक पर हो, लेकिन पूरे सिस्टम पर नॉर्मल का कोई वर्डन नहीं आएगा बेटा, वो कैंसिल हो जाएगा। जितना इसमें पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव। ये जो जमीन ने नॉर्मल लगाया उसका वर्डन बेटा वैसे ही नहीं है, ये एन डैश ऐसे, ब्लॉक के पास वेलोसिटी ऐसे। जो हमारा ये दीवार है उसने जो नॉर्मल लगाया उसने लगाया लेट से एन डबल डैश ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, उसका वर्डन वैसे नहीं है। तो वर्डन है किसका? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का है। m मास का ब्लॉक h डिस्टेंस नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी प्रेजेंस में हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं किसकी?
बी वाले ब्लॉक की नहीं, बी वाले ब्लॉक पर तो नॉर्मल का वर्क डन है। ए वाले ब्लॉक की भी नहीं कर सकते क्योंकि ए वाले ब्लॉक पर नॉर्मल का वर्क डन है। नॉर्मल एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स है। मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कर रहा हूँ पूरे सिस्टम की कंजर्व। पूरे सिस्टम की जब बात करूंगा तो नॉर्मल आपका एक तरह से इंटरनल फोर्स है जिसका वर्क डन 0 है। तो मैं TMAC लगा रहा हूँ ऑन A प्लस बी और उसे इस स्टाइल से लिख रहा हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करें तो कैपिटल M मास का ब्लॉक जिस हाइट पर पहले था उसी हाइट पर अब है, लेकिन स्मॉल m मास का ब्लॉक h डिस्टेंस नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है स्मॉल mgh। इट शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। इसकी काइनेटिक की अगर बात करूं तो शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M इंटू वी डैश का स्क्वायर, बड़ा वी डैश का स्क्वायर इज v² cot स्क्वायर थीटा। सिस्टम की बड़ा इतनी काइनेटिक एनर्जी आपके पास बढ़ गई है। v की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स mgh प्लस m प्लस कैपिटल M cot स्क्वायर थीटा। ये ले बेटा बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई। सर मुझे ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी भी निकालनी है। ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आप पहले से कह चुके हो, इट इज v cot थीटा। सो उसके पास जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स mgh अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M cot स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा। ये बेटा आपके ये बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी और ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज बड़े आराम से आ गए। समझ तो गए होंगे बच्चा। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं। बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक स्मूथ पुल्ली है। इस स्मूथ पुल्ली पर हमने ऐसे रस्सी लपेट रखी है। ये रस्सी है, इसका मास m है और लेंथ 2l है। ये जो लिपटी हुई लेंथ है ना, ये नेग्लिजिबल मान ली है। आपके मानिए कि ये वाला लेंथ l है, ये वाला लेंथ l है, टोटल लेंथ 2l है। ये लेंथ नेग्लिजिबल सी है। रस्सी का भी मास दे रखा है बेटा, रस्सी का मास m है और यूनिफॉर्म है, मतलब हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। ठीक है। और सवाल में मुझे बोल रखा है कि m1 जो है वो m2 से बड़ा है। ये बड़ा 2 ब्लॉक बांध रखे हैं m1 और m2। m1 बड़ा और m2 छोटा है, तो m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक्स व्हेन m2 इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द पुल्ली। जब m2 l डिस्टेंस ऊपर चल के पुल्ली से टकराने वाला है उस टाइम पर ब्लॉक्स के पास स्पीड कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है ना, कोई इतना भारी काम है नहीं, सोचते हैं। अच्छा, ये अपना पुल्ली, बीचों बीच से बड़ा हिंज्ड, इसके ऊपर हमने धागा लपेट रखा है ऐसे। जो आपका m1 है वो बड़ा है, इसलिए वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहां कहीं पहुंच जाएगा। और m2 ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, जस्ट बेटा इस पुल्ली से टकराने वाला है। m2 के पास अगर स्पीड v होगी तो रस्सी के पास स्पीड v होगी, रस्सी के पास स्पीड v होगी तो m1 के पास भी स्पीड v होगी। एक बात और, m2 जो है वो ऑब्वियस बात है बड़ा l डिस्टेंस ऊपर गया है और m1 जो है बड़ा वो l डिस्टेंस नीचे गया है। अगर मैं सिस्टम मानूं, किसको? अगर मैं सिस्टम मानूं m1 प्लस m2 प्लस m को, तो ये जो टेंशन वगैरह लग रही है ये सब बड़ा आपके इंटरनल फोर्स, इन सब का वर्डन तो 0 आ जाएगा। बस ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका वर्डन आ सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी प्रेजेंस में हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बड़े प्यार से ऐसा कह सकते हैं कि चलो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें कहीं ना कहीं बड़ा रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ेगा।
मैंने रेफरेंस फ्रेम मान लिया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा। चलिए बच्चों, पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक रेस्ट पे, रस्सी भी रेस्ट पे, 0 0 0। इनिशियल पोटेंशियल जी बड़ा ये तो यहीं पड़ा है, m1 तो m2 भी यहीं पड़ा है, तो दोनों के पास ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन रस्सी जो है ना उसके पास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर रस्सी तो 0 से लेकर L हाइट तक, 0 से लेकर L हाइट तक फैली हुई है, सर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी इस तरह से कोई बड़ा मास हो तो उसको आप उसके सेंटर पर बड़ा मान सकते हो। इस सारी की सारी रस्सी को जो 0 से L तक बड़ा पड़ी हुई है उसको तुम ऐसे 0 से L/2 पर पड़ाव मान सकते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रस्सी की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी हो तो एवरेज ले लो हाइट का। नीचे वाला हिस्सा बड़ा कहाँ पर है? 0 पर। ऊपर वाला हिस्सा कहाँ पर है? L पर। एवरेज कितना आएगा? L/2। तो सारी रस्सी को हम L/2 पर पड़ा हुआ मान सकते हैं। शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1v², उसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m2v², रस्सी के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। रही बात बड़ा पोटेंशियल एनर्जी की, इस m1 मास के पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ 0 है तो नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कितनी घटेगी? m1gl। तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर -m1gl। वो बड़ा ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी +m2gl। प्लस रस्सी का और लिख दो। अब बेटा रस्सी को तुम जानते हो, ये तो नेग्लिजिबल सी बेटा, ये रस्सी टोटल है बेटा, लेंथ कितनी है? 2l। रस्सी तो यहाँ से तक फैली हुई है तो क्या करूँ, उस रस्सी को बेटा सेंटर पर पड़ा मान लो। अब बेटा सेंटर तो जानते हो 2l लेंथ की अगर मेरे पास रस्सी है तो सेंटर बेटा यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ पर तो बेटा हमने पहले से ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या ले रखी है? 0 ले रखी है। एक लाइन में ही बेटा मेरे ख्याल से हमारा काम बन जाएगा ना बेटा। मेरे पास आ गया हाफ m1 प्लस m2 प्लस m इंटू v² इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 प्लस m/2 इंटू gl। ले बेटा मेरे पास v की वैल्यू आ गई है √2 टाइम्स m1 माइनस 2 टाइम्स m2 प्लस m इंटू gl अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। एक बार बड़ा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, मेरे ख्याल से बस सही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। वैसे आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम पढ़ तो रखा है, हाँ बेटा पढ़ तो रखा है, बट हम उसको थोड़ा सा एनर्जी वगैरह की जो पर्सपेक्टिव है उससे हम देखना स्टार्ट करेंगे। ये इक्विलिब्रियम हम तभी डिस्कस कर रहे हैं जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो। इक्विलिब्रियम हमें पहले से पढ़ना आता है, बट ठीक है बेटा हमने उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उस बात को फोर्स से ही एनालाइज किया था। आज हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसे एनर्जी वगैरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर लेट से इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का अर्थ ये नहीं होता है कि रेस्ट पे होना मस्ट है, इसका अर्थ ये है कि इस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है कि नहीं? यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये जो फोर्स है हम जानते बेटा, हम ये सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ाई कर रहे हैं जब इस सिस्टम पर लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव हो। इसका मतलब इस पॉइंट पर आप पर लगने वाला जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो 0 है इस इंस्टेंट पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं -du/dx।
क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बेटा, वहां पर आपका डी यू बाई डी एक्स 0 होगा। व्हेन आई से डी यू बाई डी एक्स 0 होगा, आई मीन दैट कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का या तो मैक्सिमा होगा या बेटा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा। तो जिस पॉइंट पर बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पर फोर्स जीरो मतलब यहां पर या तो पोटेंशियल एनर्जी का एक तरह से मैक्सिमा वाला पॉइंट है या फिर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आसान सी बात है, कोई बहुत भारी बात नहीं, बाकी और डिटेल हम धीरे धीरे देखते हैं। 3 तरह के इक्विलिब्रियम है यार बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। हमें तीनों तरीके एग्जैक्टली पता होने चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर सारी की सारी बात उसके बारे में सेट होनी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए बेटा कोई पोजीशन है x इक्वल्स टू ए, ये बेटा x एक्सिस के अलॉन्ग x इक्वल्स टू ए पर कोई ना कोई आपका पार्टिकल पड़ा है। अब ये वाली पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी? ऑब्वियस बात है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका मतलब बेटा इस पॉइंट पर आपके फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ठीक है, सही बात है, वो तो किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए होनी चाहिए। सर स्टेबल का अर्थ क्या है? स्टेबल का अर्थ ये है कि अगर मैं पार्टिकल को हल्का सा राइट साइड में अगर डिस्प्लेस करूं तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट में आना चाहिए, और ये जो फोर्स है पार्टिकल को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। इस कारण से इस फोर्स का मैं नाम भी निकाल रहा हूं, इट इज नोन एज योर रीस्टोरिंग फोर्स। Why are we naming it restoring? Just because this force is responsible for restoring the equilibrium position. ठीक है ना? अगर मैंने पार्टिकल को यहां से लेफ्ट में हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो इस पार्टिकल पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो राइट साइड में लग जाएगा और पार्टिकल की वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह की पोजीशन जो है बड़ा दिस काइंड ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप हमें वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। राइट डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स लेफ्ट डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स राइट। दूसरे शब्दों में कहूं तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फोर्स नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो फोर्स आपका पॉजिटिव में। इस बात को मैं फोर्स वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट इससे भी समझा सकता हूं। देखना, इस x इक्वल्स टू ए वाले पॉइंट पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो फोर्स नेगेटिव है, तो अगर बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करोगे तो फोर्स आपका नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो फोर्स आपका आ रहा है पॉजिटिव। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सा है, लेकिन इतना तय है कि नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो आपका फोर्स नेगेटिव। इतनी सी बात है, यहां तक ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अगर कोई कहते हैं सर इसका u वर्सेस x कर्व बना सकते हो क्या? बड़ा बिल्कुल बना सकता हूं। u वर्सेस x कर्व तो बहुत ही अच्छा होगा। सुनना बेटा, इस पॉइंट पर आपका फोर्स 0 है, फोर्स 0 है मतलब du बाई डी एक्स 0 है, du बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब मैक्सिमा है या मिनिमा है, देख लेंगे। इधर वाले पॉइंट पर आपका फोर्स पॉजिटिव है, बड़ा फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पक्की बात है कि आपका du बाई डी एक्स नेगेटिव है, मतलब u वर्सेस x कर्व जो है वो इधर वाले पोर्शन के लिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। du बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छी बात है बेटा। इसके आगे वाले पॉइंट्स पर आपका फोर्स नेगेटिव है, आगे वाले पॉइंट्स पर अगर फोर्स नेगेटिव है इसका मतलब आपका du बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके बाद u वर्सेस x का ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ शुड बी लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। यहां पर आपका u वर्सेस x कर्व जो है वो डिक्रीजिंग है, बड़ा आपका du बाई डी एक्स नेगेटिव है, du बाई डी एक्स नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका फोर्स पॉजिटिव है। यहां पर आपका du बाई डी एक्स पॉजिटिव है, du बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो बड़ा आपका फोर्स नेगेटिव है। और इस पॉइंट पर ये जो आपका x इक्वल्स टू a वाला पॉइंट है
यहां पर तो बेटा आपका du/dx जो है वो आपको नजर आ ही रहा है। क्या नजर आ रहा है कि वो क्या है, 0 है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा। सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा। सर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा, इसको मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हो बेटा, इसको मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो कि du/dx तो आपका 0 होगा और जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x = a वाले पॉइंट पर आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इतना बेटा शायद आपको याद होगा, हल्का फुल्का बेटा आपने कभी ना कभी मैथ्स के अंदर पढ़ रखा होगा कि है ना, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर बेटा किसी फंक्शन का अगर मिनिमा है तो वहां पर उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात थी हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। इतनी सी बात अगर याद रख लेंगे बेटा हमारा काम बन जाएगा। मैं इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल बातें और बताता हूँ। जैसे प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो बेटा मान लीजिए कि 3 केस ले रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का स्मूथ सरफेस है, वर्टिकल प्लेन में इस तरह कर्व है, यहां मैंने कोई m मास की बॉल रख दी। ये जो बड़ा सरफेस है ये बड़ा बिल्कुल स्मूथ है। अब आप इस बात को जानते बेटा कि इस पार्टिकल को अगर आप हल्का सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करके यहां छोड़ दोगे तो mg लगेगा ऐसे, उस mg का एक कंपोनेंट आएगा u, बड़ा वो पार्टिकल को वापस ले आएगा, वो पार्टिकल को वापस ले आएगा। इधर की तरफ लेके जाओगे पार्टिकल बेटा यहां कहीं होगा, अगेन mg ऐसे रहेगा, उसका एक कंपोनेंट आएगा u, वो बड़ा पार्टिकल को वापस ले आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है यहां पर तो नेट फोर्स 0 है ही है। दिख ही रहा है बेटा कि नीचे की तरफ आपके पास mg है, ऊपर की तरफ आपके पास नॉर्मल है, तो दिख ही रहा है। तो यहां पर तो आपका नेट फोर्स 0 है, दिख रहा है आपको। लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम है कौन सा, स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है कि तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेफ्ट डिस्प्लेस करता हूं तो नेट फोर्स राइट लगता है, राइट डिस्प्लेस करता हूं तो नेट फोर्स लेफ्ट लगता है, और कुल मिलाकर पार्टिकल यहीं पर रहना चाहता है। चेक कर लो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, इसके इधर जाता हूं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसके इधर आता हूं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसके इधर आता हूं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसके इधर आता हूं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और बड़ा, मान लीजिए कि आपके पास ये स्मूथ हिंज, ये बड़ा मेरे पास एक रस्सी, और मैंने ऐसे कोई m मास का पार्टिकल ऐसे बांध दिया। अब इस m मास के पार्टिकल पर अभी तो नेट फोर्स 0 लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और ऑब्वियस बात है कि ये इक्विलिब्रियम पे है। अब ये स्टेबल है अनस्टेबल है ये चेक करने के लिए बेटा मैंने इस पार्टिकल को ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस किया, रस्सी होगी बेटा ऐसे, ये आपके पास m मास का पार्टिकल, mg लग रहा होगा ऐसे, टेंशन लग रहा होगा ऐसे, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा। इधर की तरफ तो आपके पास mg cos थीटा आ जाएगा, और इधर की तरफ आपके पास mg sin थीटा आ जाएगा। ये जो mg sin थीटा है ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो वाला फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को वापस से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए। तो जैसे राइट डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स लग गया लेफ्ट, ये वापस लाना चाह रहा है। यही कहानी बेटा तब है जब पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करोगे तो बड़ा अगेन mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो पार्टिकल को वापस यहाँ पर लाना चाहेगा। तो ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सी, स्टेबल या अनस्टेबल? ऑफ कोर्स स्टेबल। चेक कर लो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिस्ट है क्या? हाँ बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और इधर जाऊंगा तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इधर जाऊंगा तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है। ओके, इट मेक सेंस। मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ बेटा तुम्हें। मान लो बेटा आपके पास इस तरह से कोई फिक्स्ड सरफेस, ये बड़ा स्मूथ सरफेस, ये मेरे पास एक m मास का ब्लॉक, और इस m मास के ब्लॉक को ऐसे मैंने स्प्रिंग से बांध रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये नेचुरल लेंथ पे है। मैं पहले बोल दूं बेटा सरफेस सारी की सारी स्मूथ है। अगर मैं इस m मास के ब्लॉक को इधर की तरफ x पुश करूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी x, तो स्प्रिंग धक्का देगी बाहर की तरफ। अगर इधर डिस्प्लेस करता हूँ x तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, वो बड़ा वापस से ब्लॉक को इस तरफ खींचती है। यहां पर अगर देखो तो नेट फोर्स 0 है, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, स्प्रिंग का फोर्स है नहीं क्योंकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है।
तो ये वाली पोजीशन तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल है अनस्टेबल है वो तूने एनालाइज कर ली। लेफ्ट डिस्प्लेस करता हूँ तो kx लगता है इधर, इधर डिस्प्लेस करता हूँ तो kx लगता है इधर है, तो क्या बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है? ऑफ कोर्स। सर पोटेंशियल एनर्जी से बताओ, मैं बता दूंगा। अगर इधर x जाओगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगी, इधर जाओगे तब भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगी। यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा ही है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही, तो ऑफ कोर्स बेटा उस पोजीशन पर आपके फोर्स की वैल्यू 0 तो होगी, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको देखना समझना। मान लीजिए बेटा कि ये आपका कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू a और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम है इसलिए ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल रखा है तो यहाँ पर तो इसके पास फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर आपने पार्टिकल को यहाँ से हल्का सा भी राइट शिफ्ट कर दिया तो पार्टिकल पर अब जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में ही लग जाएगा और पार्टिकल भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा बल्कि भाग जाएगा। इसी तरह से अगर आपने पार्टिकल को थोड़ा सा लेफ्ट में अगर डिस्प्लेस कर दिया तो पार्टिकल पर फोर्स जो है वो लेफ्ट में लग जाएगा और पार्टिकल भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस अच्छा अगर मैं फोर्स वर्सेस x का कर्व बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू a वाले पॉइंट पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेस करूंगा तो फोर्स होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अगर मैंने नेगेटिव डिस्प्लेस किया तो फोर्स आना, तो अगर मैंने नेगेटिव डिस्प्लेस किया तो बड़ा फोर्स आना चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव डिस्प्लेस किया तो फोर्स आना चाहिए नेगेटिव। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। अब बड़ा एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा तो डिपेंड करता है कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव। इधर डिस्प्लेस किया फोर्स भी उधर लग गया और वो वाला फोर्स पार्टिकल को वापस लेके नहीं आ रहा बल्कि दूर भगा रहा है। सर इसको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व से कैसे समझाओगे? बड़ा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व से मैं यूँ समझा सकता हूँ कि इसके इधर वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपका du/dx पॉजिटिव है, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dx। du/dx पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा इंक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ है। इधर देखो, इधर अगर देखें तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब du/dx आपका नेगेटिव है। इसका मतलब u वर्सेस x कर्व पहले इंक्रीजिंग होना चाहिए फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब आपका x इज इक्वल्स टू a वाला जो पॉइंट है वहां पर बड़ा चेक कर लो, du/dx 0 है क्योंकि ये स्लोप 0 है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का जो कर्व है उसका मैक्सिमा आ रहा है। x इक्वल्स टू a पर बड़ा पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। तो आप बड़े इत्मीनान से ऐसा कह सकते हो कि सर जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आएगा। अब चाहे मैक्सिमा आए चाहे मिनिमा आए, पहली वाली कंडीशन तो सेम ही है कि du/dx 0 होना चाहिए। इसमें भी du/dx 0 था, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है। यहां भी du/dx, सॉरी बेटा, यहां पर भी du/dx 0 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। बस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमा की कंडीशन हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों ने कभी न कभी देखी हो। इस पॉइंट पर आपका डबल डिफरेंशिएशन जो है, मतलब x इक्वल्स टू a वाले पॉइंट पर आपका डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। हम किसी न किसी सवाल के थ्रू भी देख लेंगे, लेकिन बड़ा ऐसे नेगेटिव होना चाहिए। ये इसके पीछे की मैथमेटिक्स है। अगर आप मुझे कहो कि सर कोई प्रैक्टिकल केस बता सकते हो, बड़ा बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे बड़ा मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे कोई उल्टा कटोरा पड़ा है इस तरह से, इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने कोई m मास का ब्लॉक रख दिया। बड़ा ये वाला जो सरफेस है टोटली स्मूथ है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। नीचे की तरफ बड़ा mg लग जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाएगा। नेट फोर्स बड़ा क्या है? 0। ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर यहाँ रख दिया तो यहीं पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लो कि मैंने इस पार्टिकल को हल्का सा
डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ, ऐसे एंगल थीटा डिस्प्लेस कर दिया क्लॉकवाइज। अब देखना मेरा क्या कहानी है, एम जी ऐसे, थीटा ऐसे, इस कटोरे का नॉर्मल ऐसे, कटोरे के कारण नॉर्मल ऐसे, एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा एम जी कॉस थीटा, ये वाला आएगा एम जी का साइन थीटा। ये जो एम जी का साइन थीटा आया है ये पार्टिकल को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक तरह से आपने क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया और ये जो एम जी साइन थीटा है इसको क्लॉकवाइज ही ले जा रहा है, और अगर क्लॉकवाइज ही अगर ले जा रहा है तो इस पार्टिकल को वापस लेके आया दूर भगाएगा, तो स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हल्का सा इधर डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल इधर भाग जाएगा, हल्का सा इधर डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल इधर भाग जाएगा, यहाँ पड़ा रखोगे तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। चेक कर लो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या कहानी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इधर आओगे तब भी बड़ा हाइट घट रही है, इधर आओगे तब भी हाइट घट रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी, इधर आओगे तब भी बड़ा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इधर आओगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये भी ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इधर आओगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यहाँ भी घटेगी, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है। ठीक है बच्चों, आसान सा ये एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल एक और देख सकते हो, मान लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई पार्टिकल है ऐसे, और इस पार्टिकल को मैंने ऐसे किसी रॉड से बांध दिया यूं वर्टिकल में। अब रॉड से अगर बांध दिया है तो रॉड ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही है, नीचे की तरफ mg है, पार्टिकल पड़ा रहेगा। लेकिन अगर तुमने इस रॉड को हल्का सा भी इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, मान लो यूं ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, फटाक से रॉड गिर जाएगी। क्यों बेटा, फिर से वही काम नहीं, mg ऐसे, उसके दो कंपोनेंट mg कोस्टा mg सेंटा, उसको भगा ले जाएगी। इधर आने पर क्या पोटेंशियल घट रही है, यस, इधर आने पर पोटेंशियल घट रही है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तभी तो यहाँ पर आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक छोटा सा और बड़ा, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे सिंपल सी बात है, कोई बहुत हाई फाई बात है। मान लीजिए कि बेटा ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू a, यहां पर अगर पार्टिकल है तो उस पर फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस कर दूं और पार्टिकल जब यहां पर आ जाए तब भी उस पर फोर्स की वैल्यू 0 हो, पार्टिकल ना तो दूर जाना चाह रहा है ना वापस आना चाह रहा है। पार्टिकल को अगर मैं हल्का सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर दूं तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहे, पार्टिकल ना दूर जाना चाह रहा है ना वापस आना चाह रहा है। दिस काइंड ऑफ पोजीशन इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि यहां पर तो इक्विलिब्रियम पे है ही है, आस पड़ोस के पॉइंट्स पर भी इक्विलिब्रियम पर ही है। पार्टिकल के पास टेंडेंसी ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो ओरिजिनल वाली थी वहां पर ना तो वापस आने की टेंडेंसी है ना ही दूर जाने की टेंडेंसी है। सर इस बात को फोर्स वर्सेस एक्स से कैसे दिखाओगे? बड़ा फोर्स वर्सेस एक्स से यूँ दिखाऊंगा कि यहाँ पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्स वर्सेस एक्स का जो कर्व होगा वो ऐसा ऐसा होगा। अच्छी बात है। सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व कैसे दिखाओगे? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 तो du/dx 0, यहाँ फोर्स की वैल्यू 0 तो du/dx 0, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 तो du/dx 0। हर जगह अगर du/dx 0 है तो बड़ा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ ये होना चाहिए। देखो यहाँ भी du/dx 0, यहाँ भी du/dx 0, हर जगह du/dx 0, तो इसका बड़ा u एक तरह से आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टाइप हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से आपके पास कांस्टेंट टाइप्स ही हो गई। इस तरह से आप जज कर सकते हो बेटा ये आपका स्टेबल है या अनस्टेबल। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बड़ा वहाँ पर कांस्टेंट हो तो समझ जाना कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जैसे हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर मैंने ऐसे कोई m मास का ब्लॉक रख दिया। अब इस m मास के ब्लॉक पर mg लग रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है? हाँ बिल्कुल है। हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दूँ, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे पड़ा रहेगा, यहाँ इधर हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दूँ, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे पड़ा रहेगा। तो ये तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गई। हल्का सा इधर डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे, हल्का सा इधर डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पे है। ना तो बड़ा दूर जाने की टेंडेंसी है ना वापस आने की टेंडेंसी है, और सब के सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो हर जगह सेम ही है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस बात पर बेटा एक दो सवाल करते हैं। जो पढ़ाया है बेटा उसी पर ही सवाल पूछ रहा हूँ, कोई ऐसे अलग से सवाल नहीं पूछ रहा।
कोई पार्टिकल है बड़ा, उस पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पोजीशन के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। यहाँ पर फोर्स नेगेटिव है बड़ा, इस पॉइंट पर फोर्स 0 है, फिर पॉजिटिव है, घटता है, बढ़ता है, वगैरह वगैरह। फोर्स वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है। मुझसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन से इक्विलिब्रियम पोजीशन है? बहुत आसान बेटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है जहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 है। एंड एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 है बी पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि बड़ा ग्राफ जो है वो तो एफ वर्सेस एक्स है ना। यहां पर बड़ा आपके फोर्स की वैल्यू 0 है और जी वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो आराम से बड़े आराम से बोल सकता हूं कि बी पर, एफ पर और जी पर फोर्स की वैल्यू 0। तो बड़ा ये तीनों के तीनों आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल है या अनस्टेबल ये पता कर लेते हैं। बी वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं हल्का सा पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो उस पार्टिकल पर फोर्स भी लग रहा है पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल को यहां लेके आया तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाएगा। इसी तरह से पार्टिकल को मैं हल्का सा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर गया तो फोर्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब फोर्स आ रहा है इस तरफ। इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा है इधर, इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा है इधर। तो पार्टिकल वापस नहीं आना चाहता। अगर वापस नहीं आना चाहता बल्कि दूर भागना चाह रहा है तो बी वाला जो पॉइंट है ये आपके पास एक तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये बड़ा सी डी ई वगैरह तो बेवकूफ बनाने के लिए है। एफ पे आओ। एफ वाले पॉइंट से अगर देखो तो यहां पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है जो आपको दिख ही रही है। अगर मैं पार्टिकल को हल्का सा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करता हूं तो यहां पर तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब इस पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर मैं पार्टिकल को थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स बड़ा आप देख रहे हो पॉजिटिव लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा इस तरफ। डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर तो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर तो फोर्स लग रहा है इधर। ये तो रिस्टोरिंग फोर्स टाइप ऑफ सिचुएशन है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो एफ है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बड़ा जी को और चेक कर लो। हालांकि बच्चे बोलेंगे सर जैसा बी है वैसा ही जी है। यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो फोर्स आ रहा है आपका पॉजिटिव, मतलब इधर की तरफ फोर्स। नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, बड़ा फोर्स आ रहा है नेगेटिव। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि जी वाला पॉइंट तो आपके पास फिर से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो अनस्टेबल हो गए बेटा, बी और जी, और एफ आ गया आपका स्टेबल है। एक सवाल और करो बेटा। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है। बड़ा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है और आपसे क्या रखा है कि बताओ कि आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन से इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कैसी कैसी है। व्हेन आई से कैसी कैसी है, आई मीन दैट कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, समथिंग लाइक दैट है। बताओ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो होती है जहां पर फोर्स की वैल्यू 0। बेटा फोर्स की वैल्यू 0 मतलब du by dx 0। du by dx 0 यहां नहीं है, du by dx 0 यहां होता है। भाई ये तो u वर्सेस x ग्राफ है ना। du by dx 0 मतलब स्लोप 0 होना। बेटा स्लोप 0 यहां है, स्लोप 0 यहां है, स्लोप 0 यहां है, स्लोप 0 यहां है, स्लोप 0 यहां है। कौन से पॉइंट हो गए बेटा? B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, H हो गया। ये सारे के सारे आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। अच्छी बात है बेटा। ये जो B और D है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमाज है। बेटा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमाज होता है वहां तुम जानते हो कि क्या जानते हो बेटा? हम जानते हैं कि वहां पर आपका क्या कहते हैं बेटा उसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पर आपके पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा वो आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी तरह से तेरे पास जो C और F है, जो C और F है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है। तो C और F पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर H का क्या है बेटा? H पर तुम जानते हो यहां पोटेंशियल एनर्जी du by dx 0 आ रही है, यहां पर du by dx 0 आ रहा है, यहां भी du by dx 0 आ रहा है। तो मतलब यहां भी फोर्स 0 है, यहां भी फोर्स 0 है, यहां भी फोर्स 0 है। तो H वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारे पास एक तरीके से न्यूट्रल
इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, एक छोटा सवाल और कर लो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आपको दे रखी है, एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है, u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 जूल्स। आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन। किस किस x के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वो जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, बताइए। बिल्कुल बताएंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहे वो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, पहला स्टेप तो दोनों में कॉमन ही है कि आपका du/dx जो है वो जीरो आना चाहिए। बेटा करना जरा डिफरेंशिएट, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, बेटा 5 का डिफरेंशिएशन तो जीरो, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। बेटा इट शुड बी इक्वल टू जीरो, 3 तो कॉमन आ जाएगा, 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा मेरे ख्याल से 2 रूट आ गए होंगे इसके, इसको जीरो करोगे तो बेटा मेरे ख्याल से 2 रूट आ गए होंगे, x इक्वल्स टू प्लस 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। ये दोनों मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। x इक्वल्स टू माइनस 3 पर भी इक्विलिब्रियम है और x इक्वल्स टू माइनस 1 पर भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन बेटा कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है ये तो पता करना बाकी रह गया। करते बेटा पता करते सर कैसे स्टेबल है या अनस्टेबल है ये पता होगा डबल डिफरेंशिएशन से। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को एक बार डबल डिफरेंशिएट करना, इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा 6x माइनस 6। इस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालो उन दोनों पॉइंट्स पर। जैसे पहले x इक्वल्स टू प्लस 3 रख के देखो, प्लस 3 रख के देखा तो 6 इंटू 3 माइनस 6, बड़ा 6 × 18, 18 में 6 गया 12 आ गया। अब वो वैल्यू कितनी आई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर बड़ा वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन जहां पर बेटा आपका पॉजिटिव आता है, याद कीजिए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होता था और उस पॉइंट को हम बोला करते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने तो याद करा रखा मेरे बच्चों को कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव होगा, याद करा रखा। चलिए इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू बेटा एक बार जरा x इक्वल्स टू माइनस 1 पर चेक करना। x इक्वल्स टू माइनस 1 पर अगर मैं चेक करूँगा बेटा x को माइनस 1 रखना तो 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 बेटा माइनस 12। अरे सॉरी बेटा वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वरना तुम वैल्यू को लेके कुछ और इंटरप्रिटेशन और स्टार्ट से कर दोगे। तो मैं तो कह रहा हूँ बेटा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1 जो है यहाँ पर आपके पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है। इसका मतलब हमारे पास ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हमें एग्जैक्टली पता लग गया कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा WPE के सारे सेक्शन निपटा लेना और जब भी बेटा टाइम मिले वैसे वैसे आप इसेंशियल शीट निपटा दे लेना। ठीक है, किसकी? वर्क पावर एनर्जी की। अगला चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर मोशन। वो एक तरह से इसी का एक्सटेंशन है, ऐसे मत मान के चलना कोई नई चीज़ है। हाँ शीट ज़रूर उसकी नई है बट इसी का एक्सटेंशन टाइप भी है। ठीक है, तो बेटा WPE की जो शीट है उसको धीरे धीरे निपटा लें, धीरे धीरे क्या जल्दी से निपटा लें, है ना। ठीक, आगे चलते हैं बच्चा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा अगला चैप्टर दैट इज सर्कुलर मोशन। जैसा कि मैं कह भी रहा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क पावर एनर्जी और न्यूटन्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही बार बार अप्लाई होते रहते हैं। वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सारे कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस बेटा वही वापस से लगते रहेंगे। बस सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स है वही हमारे लिए थोड़ी सी नई है। उसकी जो मैकेनिक्स है वो तो आप मान के चल सकते हो कि जितनी मैकेनिक्स हमने आज तक पढ़ी है, व्हेन आई से आज तक आई मीन दैट कि वर्क पावर एनर्जी तक जितनी हमने पढ़ी है वो सारे के सारे एक तरह से यहाँ पर रिवाइज ही होगी। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मान लीजिए बेटा कि किसी कोई पॉइंट O के अबाउट, किसी पॉइंट O के अबाउट पॉइंट P इस तरह से मूव करे एक प्लेन के अंदर कि इस पॉइंट P की O से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहे, इस O पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स रहे, तो मैं कहूँगा कि O पॉइंट के अबाउट P का जो मोशन है वो सर्कुलर है। O से P तक
के बीच का जो सेपरेशन है उसे आप रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कह सकते हो, और इस सर्कुलर मोशन के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि ओ जो है वो एक तरह से सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ और पी के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स है तो ऑब्वियस बात है कि ओ और पी को जोड़ने वाली जो लाइन है वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर ऐसे होगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी जो सेपरेशन को घटाएगी। वेलोसिटी अगर यूं आ गई तो उसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ जाएगा जो सेपरेशन को बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा एक तरह से इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वी वेक्टर जो होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू योर ओपी वेक्टर। जो आपका ओपी वेक्टर है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। शुरुआत में हमें बेटा कुछ आपको टर्म्स बतानी है, इन टर्म्स के सहारे बेटा हम सारी की सारी बातें बना पाएंगे। सबसे पहली है एंगुलर पोजीशन। किसी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर है ये बताने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। बेटा जैसे हम अक्सर थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है तो एक तरह से बेटा ये वाला जो एंगल है दिस इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन। अगर यहाँ पर होगा तो हम कह देंगे एंगुलर पोजीशन 0 है, यहाँ पर है तो हम बोल देंगे एंगुलर पोजीशन π/2 है, यहाँ पर है तो हम बोल देंगे एंगुलर पोजीशन आपका पाई है। तो एंगुलर पोजीशन अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो बता देगी सर्कल में हमारा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसकी यूनिट जैसा कि आप देख पा रहे हो रेडियन है। बड़ा एंगल है तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास कोई यूनिट वगैरह नहीं है, इट इज यूनिटलेस। ठीक है बच्चों, कुछ टाइम पश्चात बेटा मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ कहीं है, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है, और इस टाइम पर एंगुलर पोजीशन जो है वो मान लीजिए कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा एक्चुअली ये जो एंगल चल लिया है वो है। तो t से लेकर t प्लस डेल्टा थीटा तक, सॉरी बच्चों, t से लेकर t प्लस डेल्टा t तक आपका पार्टिकल डेल्टा थीटा चल लिया है। तो ये जो डेल्टा थीटा है वो एक्चुअली हमारी एंगुलर पोजीशन में चेंज है। क्या है बच्चों? एंगुलर पोजीशन में चेंज है। तो मैं ऐसा कहूँगा, सुनना इस बात को, कि इस t से लेकर t प्लस डेल्टा t तक एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है वो आपका डेल्टा थीटा है। इसे आप चाहो तो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। इट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज सिंपली चेंज इन एंगुलर पोजीशन। इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अगर टाइम इंटरवल छोटा हुआ तब भी बेटा हम ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। सुनिएगा, जैसे किसी टाइम टी पर लेट से बेटा एंगुलर पोजीशन थीटा थी, थोड़े टाइम बाद टाइम जब टी प्लस डी टी हुआ उस टाइम पर एंगुलर पोजीशन थीटा प्लस डी थीटा हो गया। तो ये जो चेंज इन पोजीशन डी थीटा है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा उस केस में ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैंने ऐसा साइन लगाने के लिए। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बड़ा अपने में एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह के वेक्टर्स को हम एक नाम देंगे, बड़ा क्या नाम देंगे? एक्सियल वेक्टर्स। ये एक्सियल वेक्टर बड़ा हमारा बहुत काम आने वाला है, मैं भी सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये ऑब्वियस बात है बेटा कि इसकी यूनिट जो होगी वो रेडियन ही होगी। एंगल में से एंगल माइनस करो तो एंगल ही आएगा, और यूनिट बेटा है नहीं, इट इज यूनिटलेस। सर डायरेक्शन बताओ ना? बताता हूँ बेटा। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे किसी टाइम टी पर यहाँ पर थी, थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया t प्लस डी टी पर, तो उसका ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। तो ये जो डी थीटा है मैं इसकी डायरेक्शन के लिए एक बात बोल सकता हूँ कि इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक ऐसे मूव करती है और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इसकी डायरेक्शन के लिए बोल सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो एंटी क्लॉकवाइज बोलना है ना, ये थोड़ा देसी तरीका है, समझने में अच्छा है
देन कैलकुलेशन में कुछ ये काम नहीं आ पाता। हम फिर कैसे बोलते हैं, सुनना इस बात को, पार्टिकल जा रहा है ऐसे यूं, तो राइट हैंड लीजिए और जिस तरफ आपका पार्टिकल जा रहा है उंगलियां कर्ल कर दीजिए उस तरफ। जैसे उंगलियां कर्ल करोगे इस तरफ, अंगूठा आएगा बाहर की तरफ, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ। ये सिर्फ बताने का तरीका है, इसका ये अर्थ नहीं कि पार्टिकल बाहर आ गया है, पार्टिकल तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। बताने का तरीका ये है कि एक्सियल वेक्टर नाम पड़ा है इसलिए क्योंकि ये वाला जो वेक्टर होगा जिस मोशन के अंदर आपका जिस प्लेन में आपका मोशन हो रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वेक्टर आता है। तो मैं इसको बोल दूंगा कि इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स को बेटा हम अक्सर ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है, ये बेटर तरीका है। मान लीजिए बेटा कल को कोई पार्टिकल जो है वो किसी टी टाइम पर यहाँ कहीं है और थोड़े से टाइम बाद वो यहाँ कहीं पहुँच गया t+dt टाइम पर, ये उसका छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है d थीटा। तो इस डीटा को लिखने के दो तरीके हो गए कि सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, जिस तरफ क्लॉक जा रही है उस तरफ। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर इसकी डायरेक्शन बोल दो क्लॉकवाइज। एक तरीका और है जो हमारे ज़्यादा काम आएगा, वो क्या तरीका है कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ 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 घुमाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ लगा दो क्रॉस। अंदर की तरफ को बेटा हमेशा डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, क्रॉस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है। इसका ये अर्थ कभी मत निकालना कि पार्टिकल अंदर जा रहा है, पार्टिकल तो बेटा इसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, सिर्फ ये बताने का नोटेशन का एक तरीका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखोगे इस बात को, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड्स। चलिए बच्चों कुछ टर्म्स अपन और देखते हैं। जैसे बेटा हमने पोजीशन देख ली, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे और इंस्टेंट के लिए भी डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बेटा सुनिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है बेटा, वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, किसी टाइम t पर बेटा पार्टिकल यहाँ कहीं है, थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल यहाँ कहीं है t+Δt टाइम पर, तब तक उसने कुछ ना कुछ एंगल चल लिया, लेट से जो उसने एंगल चल लिया दैट इज डेल्टा थीटा। मैं से कह सकता हूं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज कितना एंगल चला बटे कितना टाइम लगा। कितना एंगल चला, डेल्टा थीटा, यहां से तक आने जाने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। सो दिस इज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट। बेटा मैं एक बात बोलूंगा कि ना इसकी यूनिट आप लोगों को नजर आ गई होगी, ऊपर तो रेडियन बेटा नीचे सेकंड, तो इसे हम रेडियन पर सेकंड रहेंगे। डायमेंशन बेटा ऊपर तो एंगल है, उसकी डायमेंशन तो नहीं, टाइम की डायमेंशन होती है टी, वो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो आएगा, टी की पावर -1। फेयर इनफ। अब अगर मान लो कि एक बात और, मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को पूरा चक्कर काटने में, मतलब वो जो पार्टिकल है उसको यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आने में, मतलब पूरा एंगल 2π ट्रेवल करने में कैपिटल टी टाइम लगता है। तो पहली बात तो बेटा इस टाइम का मैं नाम निकाल दूंगा टाइम पीरियड। बेटा क्या नाम निकाल दूंगा, टाइम पीरियड। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि 2π एंगल चल लिया है और समय कितना लिया है, t। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो t इज बेसिकली 2π/ω एवरेज। ठीक है, इस t का जो उल्टा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/t, या फिर बेटा ऑफ कोर्स ओमेगा एवरेज अपॉन 2π। इससे एक तरह से आपका f एवरेज टाइप आ जाएगा, इसे हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स लिखते हैं बेटा कि कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए एक सेकेंड के अंदर। दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड।
इसकी जो यूनिट है दैट इज 1/सेकेंड, तो बेटा सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो। सेकेंड इनवर्स को बेटा आप चाहो तो हर्ट्स भी कह सकते हो और चाहो तो CPS भी कह सकते हो। CPS मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे मान लो कि कोई कहते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इस बात का मतलब क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इस बात का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 5 चक्कर काट रहा है पार्टिकल। अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 10 चक्कर काट रहा है पार्टिकल, 1 सेकंड के अंदर ही, ठीक है। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेटा हम बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे। लेट से बेटा कहानी वही है, किसी टाइम t पर बेटा आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है, थोड़े से टाइम बाद t + dt टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो बेटा यहाँ कहीं पहुँच गया और उसने छोटा सा एंगल ट्रेवल किया है d थीटा। जिस तरफ d थीटा है उसी तरफ आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी और आप कह दो कि एंगुलर वेलोसिटी इज ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ये छोटा सा लिया गया समय। ये वेक्टर है तो बेटा ये भी आपके पास वेक्टर है। कुछ बातें बेटा, बातें वो दोनों तो सेम ही है, बस यहाँ पर मैं एक बात बोल दूँ कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों याद रखना है, इस तरह के वेक्टर को हम एक नाम देते हैं। बेटा क्या नाम यूज़ करते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। सर डायरेक्शन में कुछ बोलेंगे? बेटा बिल्कुल बोलेंगे। जिस तरफ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ आपके पास उसी तरफ आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बाहर की तरफ। तो आप तो सीधा याद कर सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो राइट हैंड घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, इतना याद करना है। इसी तरह से कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए कि ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है यूं यूं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे बोलोगे कि सर हाथ घुमाऊंगा राइट हैंड ऐसे, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, उसको मैं क्रॉस लगाया था, दिस इज योर क्लॉकवाइज। आई होप इट वर्क्स। आगे चलते हैं बच्चों। ये दो बातें बेटा अपन को याद रखनी है। हालांकि दोनों ही एंगुलर वेलोसिटी है, ये बेटा एवरेज, ये आपकी इंस्टेंटेनियस, ये किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे, और ये बेटा ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए या फिर किसी ऐसे इंस्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और आप इतना तो याद रख लोगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज जा रहा तो ऐसे अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड angular velocity of मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। बेटा घड़ी का जो मिनट हैंड होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मिनट हैंड जो है उसको तुम जानते बेटा, पूरा का पूरा ये कंप्लीट चक्कर काटने के अंदर समय लगता है। जहां से चलाता वहीं तक पहुंचने में टाइम लगता है। बड़ा टाइम कितना लगता है आपको? शुरू से तो 60 मिनट्स लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 पाई एंगल चलने में, 2 पाई रेडियन चलने में बेटा कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स लगता है। ऊपर रेडियन, नीचे मिनट्स, दैट्स इट, दैट इज π/30 रेडियन पर मिनट। ये हमारा आंसर है बेटा। कई बच्चों को बेटा है ना SI यूनिट में आंसर चाहिए होता है, तो वो कह सकता है कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज π/1800 रेडियन पर सेक। ठीक है, एक सवाल और पूछ रहा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, जैसे बीचों बीच सन है, ठीक है, और उसके अबाउट अर्थ मान लो ऐसे घूम रही है, यूं घूम रही है ऐसे घूम रही है, इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? थोड़ा वापस से वही कहानी, ओमेगा इज इक्वल्स टू पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा। अब मेरे बच्चों को इतना तो याद ही होगा यार कि पूरा चक्कर काटने में, सन के अराउंड पूरा चक्कर काटने में अर्थ को लगता है 365.25 डेज। इतने लगते हैं बेटा। इसको अगर आप SI यूनिट में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे कह सकते, दैट इज 2 पाई रेडियन 365.25, हाँ बेटा 365.25 एक दिन में बेटा कितने 24 घंटे, हर घंटे में कितने मिनट 60, हर मिनट में कितने सेकंड 60, तो इतने रेडियन पर सेकंड बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है बड़ा उसे हम नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसमें भी दो टर्म्स हैं, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और बड़ा दूसरी आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए बेटा किसी टाइम t पर किसी पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कुछ टाइम पश्चात कुछ टाइम बाद उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है बेटा लेट से, चलो इनिशियल जो है मैंने उसको ओमेगा इनिशियल बोल दिया और इसको मैंने ओमेगा फाइनल बोल दिया। तो मैं ऐसा कहूँगा कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूँगा उसको, जिस तरह से एक्सेलरेशन हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बेटा टाइम टेकन जो भी हो वो ऐसे लिख दिया करो। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए बेटा किसी टाइम t पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस डी ओमेगा। सर ये डी ओमेगा क्या है? छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटी सी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इतने से टाइम के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। वो कितना आएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है डी ओमेगा डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, बेटा दैट इज dt। जैसे अगर आप मैं कहूँ थोड़ा अल्फा को मैंने जैसे डी ओमेगा बाई dt लिखा, इस पूरे को तुम एक बार डी थीटा अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर फायदा क्या है? बहुत फायदा है, दिखाता हूँ। इसको ऐसे लिख दो, इस डी थीटा को इधर ले आओ, तो डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। बड़ा ही डी थीटा अपॉन डी टी हम जानते हैं, ये तो ओमेगा होता है, तो आप ऐसा कहते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाई डी थीटा। आपके पास ये वाला भी फॉर्मूला है, ये वाला भी फॉर्मूला है। ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो इसे यूज़ क्या करो, और बड़ा ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो इसे यूज़ क्या करो। ऐसे फॉर्मूले हमारे पास काइनेमेटिक्स में भी थे। वहाँ पर बड़ा एक्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था, तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होता था तो हम बोलते थे कि सॉरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होता तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी बाई डी एक्स। वैसे बड़ा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर भी है। सर डायरेक्शन में कुछ कह सकते हो क्या? हाँ बड़ा कह सकते हैं। डायरेक्शन नहीं, बहुत सारी बातों पर मैं कह सकता हूँ। जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी अगर मैं यूनिट देखूँ बड़ा क्या आएगी? एक ही बात बेटा, यूनिट इसके निकालो इसके निकालो। ऊपर तो रेडियन पर सेकंड, नीचे 1 सेकंड और, तो कुल मिलाकर यूनिट आ गई है रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बेटा ऊपर तो एंगल है उसकी डायमेंशन तो होगी नहीं, सेकंड की होगी टाइम, टाइम बेटा ऊपर गया तो t की पावर -2। बेटा वेक्टर है, अगेन इस तरह के वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बेटा आप लोग जानते हो कि जिस प्लेन के अंदर मोशन है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? तुम चिंता मत करना। अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ये ओमेगा की तरफ होगा, अगर ओमेगा घट रहा होगा तो ओमेगा के अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो समझ जाना कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है
वो एंगुलर वेलोसिटी की तरफ है। अगर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो समझ जाना कि आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बड़ा वो एंगुलर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है। बड़ा ये साइन एंटी पैरेलल का है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे कहूँ कि मान लीजिए कि बड़ा कोई पार्टिकल है ऐसे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे है, और वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो मैं समझ गया कि जिस तरफ ओमेगा है उसी तरफ पक्की बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, इसी तरफ मतलब आउटवर्ड्स बोल सकते हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास पार्टिकल जो है वो मान लीजिए कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी सवाल के अंदर बोल रखा है कि घट रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा की तरफ नहीं होगा बेटा, उसके अपोजिट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा, इसका मतलब ऐसे अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो वैसे ही बोलना है जैसे बेटा अपन पहले से बोलते आए थे। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ऐसे आपके पास क्लॉकवाइज है तो क्या बोल दोगे, अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बोल दोगे बाहर की तरफ। वो तो अपन ने याद कर रखा है, उससे हमारा काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस बात पे मैं आपसे बड़ा कुछ एक सवाल पूछ लेता हूँ। पहला सवाल, एंगुलर पोजीशन दे रखी है, किसी भी टाइम पर कोई पार्टिकल है वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर पोजीशन दे रखी है 6t³ - 5t² + 2t + 3 रेडियन। मुझसे पूछा बताओ किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। किसी भी टाइम पर अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछिए तो ऑब्वियस बात है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछिए। मैं कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली d∅/dt। बेटा करना जरा डिफरेंशिएट, दैट इज 18t² - 10t + 2। वो रेडियन में था तो ऑफकोर्स बेटा ये आपका रेडियन पर सेकेंड में है। आपको किसी भी टाइम पर अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो। कोई बच्चा बोलता है जैसे मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो t को 0 पुट कर दो तो 2 रेडियन पर सेकंड आ गए। सर मुझे 5 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो t को 5 रख दो। सर मुझे 10 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है तो t को 10 रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम विल बी ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 36t - 10। अगर बड़ा ये रेडियन में है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी टाइम पर आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन बता देगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की वैल्यू रखनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप किसी भी टाइम पर एंगुलर एक्सेलरेशन बड़े नाम से बता सकते हैं। मुझे तो एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना था तो मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। हालांकि ये सारे के सारे सवाल वही है जो मैं आपको काइनेमेटिक्स में भी पहले करा चुका हूँ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन दे रखी है और फिर पूछा है कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल लूंगा। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है। उस केस में मुझे याद है कि अल्फा जिस फॉर्मूले से निकलता है दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इस फॉर्मूले से निकलता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने को। क्या है सर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? हाँ बेटा करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर कर ले, स्क्वायर करने पर थोड़ा आसान हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 6 टाइम्स ऑफ थीटा। ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 ओमेगा। सॉरी बेटा, डिफरेंशिएशन मुझे थीटा की टर्म में करना है तो 2 ओमेगा पावर का तो हो गया। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन, ओमेगा का डिफरेंशिएशन इज डी ओमेगा बाई डी थीटा। 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 प्लस बेटा 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1। मेरे पास आ गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 3। अरे ये तो बेटा जो आंसर है ये तो कांस्टेंट आ गया। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन था, ये तो कांस्टेंट आ गया। अच्छी बात है बेटा, इस सवाल के अंदर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन।
जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास काइनेमेटिक्स में बेटा पहले थी रेक्टिलिनियर मोशन में, वैसे सी है। वहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा तब लिखी थी जब आपका याद करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ये हम तब लिख रहे हैं जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है। और सुनना बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लिख सकते हो कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका अल्फा कांस्टेंट हो। मैं फिर से बोल दूँ बेटा, ओमेगा जो है ये आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट जो है ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा जो है ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगेन बड़ा इसमें आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस, बिल्कुल वैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में करते थे। इसी ओमेगा को अगर मैं डी थीटा अपॉन डी टी रख दूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये डेल्टा थीटा क्या है? ये डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं टी को एलिमिनेट कर दूं, टी को उड़ाई दूं, तो मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन हो आएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये 3 बेसिक इक्वेशन है। जो भी सवाल बनने होंगे अल्फा कांस्टेंट वाले, वो इन 3 इक्वेशन से बन जाते हैं। ऐसी इक्वेशन आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। हालांकि कुछ और इक्वेशंस भी बना सकते हो, जैसे इस वाले इक्वेशन में तुम ओमेगा नोट को ओमेगा माइनस अल्फा टी अगर लिख दोगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी, दैट विल बी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में और 4 में क्या अंतर है? इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें आपकी फाइनल है। अगर आप इक्वेशन 2 को और 4 को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन हो जाएगी कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कितना एंगल चला डिवाइड बाय कितना टाइम, इससे हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इट विल बी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ तभी है जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर कोई मुझे कह दे कि सर nth सेकंड के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले t को n पुट कर दो और फिर t को n-1 पुट कर दो। तो n सेकंड में कितना एंगल चला है, उसमें से n-1 में कितना एंगल चला उसको माइनस कर दो, तो nth सेकंड में कितना एंगल चलेगा वो आ जाएगा। तो एक बार t को n रख दें, एक बार t को n-1 रख दें, फिर माइनस कर दें। आपके पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये सारे के सारे बड़ा फॉर्मूले वही हैं जो फॉर्मूले या जैसे फॉर्मूले हम लोगों ने पहले से रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर पढ़ रखे। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सुनिएगा। ए पुली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल दिया है तो ओमेगा नॉट तो हो गया 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे सवाल के अंदर कांस्टेंट बोल रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे उसने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी फॉर्मूले मैंने याद किया ना वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है। मुझसे पूछ रखा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। बेटा आपके पास कोई पुल्ली है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अल्फा है ऐसे, तो लगातार बड़ा ओमेगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं सॉरी बेटा, मैं इस वाली साइड को बड़ा प्लस और इस वाली साइड को माइनस बोलता हूँ। मुझसे पूछा गया है कि 4 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी।
4 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए इक्वेशन बड़ा बेस्ट तो ये वाली है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है कि नहीं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है सवाल के अंदर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा टाइम भी कितना है 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड से बड़ा सेकेंड कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 16 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक बार बेटा रुकना, हाँ बेटा इन्हीं 4 सेकंड में जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एंगल कितना ट्रेवल कर लेगा, एंगल कितना ट्रेवल कर लेगा उसके लिए सबसे अच्छी इक्वेशन है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सब सेम डायरेक्शन में है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हाफ बड़ा अल्फा है 4, टाइम है बड़ा 4 का स्क्वायर, बड़ा कितना आ गया 32 रेडियंस आ गए। ठीक है, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर कोई और फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, हाँ लगा सकते हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, ये भी लगा सकता हूँ। इनिशियल है 0, फाइनल मतलब बेटा 4 सेकंड बाद है 16 अपॉन 2, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, बड़ा वापस से कितना आ गया 32। जैसे अच्छा लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में रोटेशंस कितने हुए भाई, 4 सेकंड में आप चल लिए 32 रेडियन। अब तुम जानते हो कि 2 पाई रेडियन जो होता है ना वो 1 रोटेशन के बराबर होता है, तो ऑफ कोर्स 32 रेडियन जो होंगे इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 पाई इंटू 32 रोटेशंस। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रोटेशंस आएंगे 16 डिवाइड बाई पाई, पाई मतलब बेटा 3.14 कर लेना, डिवाइड करते इतने नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे, है कि नहीं, आसान है। ठीक, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, इसमें बेटा डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो गई, सुनना। ए फैन इज रोटेटिंग विथ 200 आरपीएम। पहले तो ये आरपीएम समझाने के लिए तो बेटा सवाल कराया मैंने, पहले मैं इस आरपीएम पर थोड़ा सा समय बिताऊंगा। आरपीएम, आरपीएम मतलब बेटा रोटेशंस पर मिनट। ये तो बहुत ही देसी टाइप की सी लैंग्वेज हो गई, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 200 रोटेशंस, एक रोटेशन में कितने रेडियन 2 पाई रेडियन, ये तो हो गया रेडियन में। पर मिनट मतलब पर 60 सेकेंड, ये ले बेटा 0 से 0 कैंसिल, एंड ये बेटा आपका कितना 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपकी ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एक कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि पक्की बात है कि वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट है। तो इसका मतलब लेट से आपके पास ये पंखा है, तो अगर ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसे है तो अल्फा बेटा उसके अपोजिट है। तो अगर इस वाले साइड को अगर मैं प्लस लूँगा तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को प्लस लूँगा और अल्फा को मैं नेगेटिव लूँगा। ठीक है, पूछा है टाइम टेकन टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0, कि फाइनली तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, उसको हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम। फाइनल तो 0 है, इनिशियल है 20 पाई बाई 3। एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा सवाल चीख के कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर -4 क्यों, ओमेगा ऐसे बड़ा अल्फा उसके अपोजिट है, तो एक साइड को बड़ा प्लस है एक साइड को माइनस। टाइम को सॉल्व करते मेरे पास आ गया है 5 पाई बाई 3 सेकेंड। ये मत सोचना कि टाइम एंगल में आ गया सर, पाई आ गया तो ये एंगल में आ गया, ऐसे नहीं बेटा। ठीक है, पाई मतलब 3.14 लिख दो उसकी जगह, तो दैट इज 5 इंटू 3.14 अपॉन 3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा रुकने में। कितना एंगल ट्रेवल किया इसने रुकने से पहले। अब कितना एंगल ट्रेवल किया रुकने से पहले बेटा, इसको तुम बहुत सारे फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आप भी कह सकते हो कि सर डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है तेरे पास 20
π/3 फाइनल है बेटा 0/2 और टाइम तूने बड़ी मेहनत से निकाला है बेटा कितना 5π/3 बेटा ये कैंसिल, दैट इज 50π² रेडियन। बेटा पाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा लगभग 9.8 के आसपास आती है, तो आप इसे लिख सकते हो 50 × 9.8/9 रेडियन। ये वाला फॉर्मूला ना लगाना हो तो कोई और लगा लो। आप ऐसे कह सकते हो कि इससे मैं तो ये भी लगा सकता हूँ कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ω0 × t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 π/3 है। टाइम बेटा कितना लगा है, टाइम लगा है 5π/3 माइनस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा बड़ा कितना है 4, वैसे -4 है मैंने माइनस बार लगा दिया, इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर इज 25π²/9। ये कितना आ गया 100π²/9 माइनस बड़ा 50π²/9, दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 50π²/9 रेडियन। ठीक है, इतने रेडियन बड़ा एंगल चलेगा, इतने रेडियन चलेगा। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर कोई और फॉर्मूला, हाँ बेटा ये भी लगा सकते हो, ω² इज इक्वल्स टू ω0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। भाई फाइनली तो रुक गया, तो फाइनल तो 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा मेरे ख्याल से 20π/3 थी, प्लस 2 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा -4, माइनस यहाँ भी लिख सकते हो डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई है 20π/3 का स्क्वायर अपॉन 8 बेटा 20 का स्क्वायर 400, 400/8 बेटा कितना हो गया 50। ये इतने रेडियंस। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को। मैं एक सवाल और कराता हूँ, हालांकि ये जो सवाल है थोड़ा फंडामेंटल है। इस सवाल के अंदर इस सवाल के अंदर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट नहीं है। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा वैसे हमने ये जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं ये काम नहीं देंगे, बेसिक वाले फिर भी काम देंगे। सवाल क्या है सुनेगा बेटा, मैथमेटिकली अच्छा सवाल है बेटा, लिखना। ए डिस्क इज rotating with initial angular velocity ω0. It has a variable angular acceleration, a variable angular retardation लिखना हो बेटा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट है। Retardation which is directly proportional to root of instantaneous angular velocity। अच्छा सवाल है बेटा, पहले आराम से पूरा इत्मीनान से सुन लो। मैं पूछ रहा हूँ कि शुरुआत से लेकर जब तक आपकी डिस्क रुकती है तब तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। Find average angular velocity
of the disk in time interval till it stops। शुरुआत से लेकर जब तक ये रुकती है तब तक बेटा इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ऐसा लगता है कि सवाल में बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट दीज इंफॉर्मेशन आर मोर देन एनफ। सुनना बेटा, ये मेरे पास एक डिस्क है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी शुरुआत में ऐसे है, एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा ऐसे। अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो मैं ऐसे कहता कि देखो भाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा नॉट, फाइनल है आपकी 0, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट बाई 2। अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड ना जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सर कैसा है एंगुलर एक्सेलरेशन, समझाता हूँ। अगर आपके पास ये डिस्क है और किसी टाइम पर अगर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा है, तो एंगुलर रिटार्डेशन उसके अपोजिट है, जो कि ओमेगा को बढ़ाने के लिए बल्कि ओमेगा को घटाने के लिए जिम्मेदार है। और ये जो अल्फा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इस इंस्टेंट पर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। इट हैज़ ए वेरिएबल एंगुलर रिटार्डेशन which is directly proportional to root of instantaneous angular velocity। इस इंस्टेंट पे जो भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी रही होगी उसके मैग्नीट्यूड के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसा लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ। ये बेटा के मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरा आंसर आ जाएगा। सर अब प्लान क्या है? देखो बेटा, मुझे पता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कितना एंगल चला डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। तो अब मैं सवाल को इस तरह से सोचूंगा कि इस पूरी की पूरी डिस्क को रुकने में कितना समय लगा वो यहाँ लिख दूंगा, और रुकने तक उसने जो एंगल ट्रेवल किया होगा उसको यहाँ लिख दूंगा। जितना एंगल चला उसको टाइम टेकन से अगर डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो चलिए सोचते हैं। आपका एंगुलर एक्सेलरेशन सवाल के हिसाब से k टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ है। मैं इसे चाहूं तो माइनस डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकता हूं, और इसे मैं अगर चाहूं तो माइनस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकता हूं। मैं आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर करूंगा। बेटा पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने ये जो फॉर्मूले निकाले थे ना, ये सब क्यों लगा रहे हैं? बड़ा ये फॉर्मूला तब थे जब आपका अल्फा कांस्टेंट था। इस बार बड़ा आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है। समय के साथ साथ हम जानते हैं कि हमारा ओमेगा लगातार घटेगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। ओमेगा घटेगा तो अल्फा भी घटेगा, तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है। तो बेसिक से करेंगे, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है या फिर माइनस डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है। तो मैं इन फॉर्मूलों को यूज करूंगा। सर माइनस क्यों लगाया? बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो अल्फा है ना, ये ओमेगा की बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ओमेगा को घटाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो अल्फा है वो पॉजिटिव नहीं, बेसिकली वो नेगेटिव है। जैसे मैं इसको लिख दूं कि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ। माइनस लिखने पे इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि हमारा डी ओमेगा बाई डी टी बेटा पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आना चाहिए। ओमेगा तो लगातार टाइम के साथ घटेगा, तो ऑब्वियस बात है तो नेगेटिव आना चाहिए। मैंने जानबूझ के नेगेटिव लगा दिया। अब तो कर लेंगे सॉल्व। बेटा इस ओमेगा को इधर ले आओ, मेरे पास आ गया ओमेगा की पावर माइनस हाफ इंटू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। फाइनली जब टाइम आपका हो जाएगा डेल्टा टी, उस टाइम पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0। आसान सा इंटीग्रेशन बेटा। ओमेगा की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा की पावर हाफ अपॉन हाफ का बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नॉट से 0 तक, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, बेटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। बेटा माइनस से माइनस निपट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ ओमेगा नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू
सॉरी बेटा, डेल्टा टी, डेल्टा टी। और रुकने में इतना समय लगेगा बेटा, रुकने में इतना समय लगेगा। हमारा आधा काम तो हो गया। रुकने तक कितना एंगल चलेगा ये तो आ गया, सॉरी रुकने में कितना टाइम लगेगा ये तो आ गया, एंगल और आ जाए। एंगल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, एंगल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो एंगल भी आ जाएगा। चलो लिखो, इसको साइड में लिखो। मेरे पास आ गया -k ओमेगा की पावर हाफ इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा वो रूट ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया -k डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा की पावर हाफ टाइम्स डी ओमेगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तब तक तो आपको एंगल चले नहीं थे। फिर समय के साथ लगातार एंगुलर वेलोसिटी कम होती गई और बड़ा वैसे वैसे आपका एंगल ट्रेवल लगातार बढ़ता गया और रुकने तक आप डेल्टा थीटा एंगल चल लिए। ठीक है बेटा, -k ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बेटा थीटा, लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा थीटा -0। ओमेगा की पावर हाफ का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आएगा ओमेगा की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नॉट से लेकर 0 तक लगा देना। मेरे पास आ जाएगा k टाइम्स डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट की पावर 3/2। तो कुल मिलाकर आप जो एंगल चले बेटा उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2। अब हमसे एक्चुअल सवाल पे आओ। एक्चुअल सवाल की अगर मैं बात करूं तो मुझसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछिए। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना एंगल चला बटे एंगल चलने में समय कितना लगा। हमने बातों ही बातों में एंगल कितना चला वो निकाल लिया बेटा, कितना 2/3 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, टाइम लगा है कितना लगा, हम निकाला था यार, टाइम लगा है कहाँ गया, अच्छा ये रहा 2 टाइम्स रूट ओमेगा नॉट अपॉन के, 2 टाइम्स रूट ओमेगा नॉट अपॉन के। बेटा उसमें भी के रहा होगा, मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी, हाँ बेटा के रहा है। ले बेटा यहाँ पर के रहा है, के से के कैंसिल, के दिया भी था, 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया ओमेगा नॉट बाई 3। कितना प्यारा सा आंसर आ गया और एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आंसर आ गया जिस फॉर्मेट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फॉर्मेट में हमारा आंसर आना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट में हमारा आंसर भी आ ही चुका है। समझ गए बच्चों इस बात को, आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा वर्क पावर एनर्जी की तो पूरी की पूरी शीट निपटा लेना जब भी टाइम मिले हो, और सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में से आप सेक्शन ए तो बेटा निपटा ही सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर भी बेटा आप सेक्शन ए निपटा सकते हो। उसके बाद हाँ बेटा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 के अंदर बेटा मैच द कॉलम होगा 1। ये मैच द कॉलम 1 निपटा लेना। ये मैच द कॉलम 1 मैं आपको पहले से काइनेमेटिक्स में ऐसे बता चुका हूँ, है ना। बस वहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन थे बेटा, यहाँ पर एंगल वेलोसिटी और पोजीशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात ही है। इतना सा काम कर लेना बेटा, बाकी इसके अलावा जो आपकी वर्क पावर एनर्जी की शीट है वो तो ज़रूर निपटा ही लेना।